बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक सवाल है एरर्स का, जिसके जरिए आपकी एक बुनियाद बननी चाहिए किस चीज़ की, कि भाई जो जो एरर्स हैं उनके इफेक्ट्स डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे किस तरह लिए जाएंगे। समझ लें इनमें से हर एरर एक एक सिंगल एरर बन के आ सकता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के क्वेश्चन में, या नोट टू द अकाउंट IAS 8 से कनेक्ट करके। तो ये आपका जो एरर का टॉपिक है असल में ये आपको IAS 8 सिखाने के लिए ही रखा गया है, क्योंकि आपका जो लेवल है वो कैफ 1 के अंदर FAR 1 बिल्कुल बिगनर है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं। तो लिहाजा उनके लिए चीज़ें कुछ चीज़ें टैकल करना क्या डिफिकल्ट होता है, लिहाजा एरर के टॉपिक को यहाँ रखा गया ताकि वो एरर को फिर IAS 8 से कनेक्ट कर सके। तो यही सिलसिला हमने भी यहाँ शुरू करना है। एक सवाल है आपके स्टडी टेक्स्ट में, फिर आप बोलेंगे हमारे पास तो SOFP वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टडी टेक्स्ट में सवाल है और पास पेपर का ही सवाल है ये, तो इस जैसे सवाल अगर आ जाए तो आपको टैकल करना आना चाहिए। फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ड्राफ्ट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो अब तक पब्लिश नहीं, अब तक पब्लिश नहीं, ठीक है। तो जो पब्लिश नहीं हुई इसका मतलब क्या है, अभी तक वो स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट नहीं। तो IAS 8 के हिसाब से ड्राफ्ट स्टेटमेंट में जो एरर्स हैं वो एरर्स ही नहीं है, क्योंकि वो अभी तक कम्युनिकेट हुए ही नहीं, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो फिर उनको हम प्रायर पीरियड एरर अच्छा जी, तो लिखा हुआ क्या है, फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2019 ऑफ नेल्टार एस्टेब्लिशमेंट NE इज अंडर रिव्यू, ठीक है जी। तो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है, ड्राफ्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ये जो अब तक कम्युनिकेट नहीं हुई, और जो एरर ड्राफ्ट स्टेटमेंट में है वो IAS 8 के हिसाब से एरर ही नहीं, और जो आप जनरली एरर रेक्टिफाई कर रहे होते हैं आमतौर पर वो तकरीबन आप ड्राफ्ट स्टेटमेंट ही एरर रेक्टिफाई कर रहे हो, जो आपका एरर्स वाला चैप्टर था। खैर, तो फिक्स एसेट दिए हुए नेट वैल्यू पर, नेट वैल्यू का मतलब क्या है, WDV। अच्छा जी, स्टॉक की वैल्यू है 15,320, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 19,730, ड्रॉइंग्स की वैल्यू है 1400, कैश एंड बैंक 3,850, ओपनिंग कैपिटल 32,240 है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,360 है। एक तरीका क्या होगा, इस प्रॉफिट को उठाइए, करेक्शन कीजिए, प्रॉफिट वापस रख दीजिए। एक तरीका ये होगा, इसी प्रॉफिट के मतलब जो जो इम्पैक्ट जहाँ जा रहे हैं वहाँ इम्पैक्ट पहुंचा दीजिए। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल 17,332, अदर पेएबल्स 2,680, सस्पेंस अकाउंट 798, डिस्काउंट रिसीव 480। ठीक, ये तमाम चीजें आपके सामने मौजूद है। डिस्काउंट रिसीव कहाँ लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज में। एसेट में क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग एसेट में लिखी है। क्या यार कमाला तो है, मतलब हम देख भी रहे हैं और हम सोच भी रहे हैं क्या क्या किया हुआ है, मतलब ये कौन है एग्जामिनर यार, इसको आता नहीं पेपर बनाना, हद हो गई यार। मतलब आइए एग्जाम करवा के क्या करते हैं, पेपर एग्जामिनर बन जाते हैं, मतलब क्या है मतलब इनको। द फॉलोइंग मैटर्स आर आइडेंटिफाइड, गुड्स कॉस्टिंग ₹5.8 million रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। अब जिसको इन्वेंट्री का टॉपिक आता है वही समझ पाएगा, जिसको नहीं आता तो फिर माजरत फॉर्म है, इस वक्त तो मैं इन्वेंट्री सिखाता है FAR 1 में, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री आपको आना चाहिए बेसिक। गुड्स रिसीव्ड बट इनवॉइस नॉट रिसीव, ये वाला टॉपिक है, गुड रिसीव्ड बट इनवॉइस नॉट रिसीव। तो अगर आपको गुड रिसीव हो चुकी हो लेकिन उसकी इनवॉइस ना मिली हो तो फिर आपको इनवॉइस रिकॉर्ड करनी है।
क्यों? क्योंकि गुड्स रिसीव होने के बाद वो गोडाउन में मौजूद है, तो वो गुड्स क्लोथिंग स्टॉक की गिनती में शामिल है। तो जो क्लोथिंग स्टॉक में है उसको पहले कहाँ होना चाहिए? परचेज में। तो अगर वो परचेज में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो फिर उसको हम क्लोथिंग स्टॉक के हैसियत से कैसे निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपए की परचेज है, उस 100 रुपए की परचेज में से आपके पास 20 रुपए का क्लोथिंग स्टॉक है, तो 100 में से आप 20 का कर दें, माइनस कर दें, यानी वो 20 रुपए उस 100 रुपए के अंदर भी क्या है? मौजूद है। अगर वो 20 रुपए उस 100 में मौजूद ना होता तो हमारे परचेज का बैलेंस क्या होता? 80 होता। और हम अगर 80 में से 20 माइनस करते तो हमारा फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60 आता, हालांकि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 आना चाहिए। तो इसका मतलब जिस चीज को हम क्लोथिंग स्टॉक का पार्ट मान रहे हैं, पहले उसको परचेज में होना लाजमी है, क्योंकि हम क्लोथिंग स्टॉक को निकाल ही कहां से रहे हैं? परचेजेस में से, कि परचेज का वो पोर्शन जो हमने बेचा नहीं है वो हमारे लिए क्लोथिंग स्टॉक है। अगर क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री बन चुकी हो और परचेज की एंट्री ना बनी हो तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर सही नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो गुड्स कॉस्टिंग 5.8 मिलियन रिसीव ऑन 31 दिसंबर 2019 वर इंक्लूडेड इन द ईयर एंड फिजिकल काउंट, गिनती में आ चुके हैं। हाउएवर, और आईकेप कभी ये नहीं बोलेगा गुड रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव, नॉट लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, वो हमेशा ये बोलेगा इनवॉइस मिली अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो भाई अगले अकाउंटिंग पीरियड में इनवॉइस मिलने का मतलब क्या है? इस अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगी नहीं है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो इस अकाउंटिंग पीरियड की, अगले अकाउंटिंग पीरियड की, इस अकाउंटिंग पीरियड की। तो आईकैप कभी ना लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, वो बात को इस तरह बयान करेगा कि हाँ भाई आपको इनवॉइस मिलेगी अगले अकाउंटिंग पीरियड में। इसका मतलब ये हुआ, however these goods were recorded in the purchase debit, ये गुड्स परचेज का पार्ट बनी ऑन 5 जनवरी 2020 ऑन रिसिट ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस मिली, यानी 31 दिसंबर तक कोई इनवॉइस मिली नहीं थी। ये गुड्स कब की परचेज है? 2019 की परचेज है। तो अभी हमें 2019 के अकाउंट्स ठीक करने, 20 के ठीक करने, 19 के, तो हम 19 के लिए एंट्री बनाएंगे। जो 20 में परचेज गलत रिकॉर्ड हो गई है उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है या नहीं करना? बताओ, जवाब दो इसका। अभी तो कुछ नहीं करना। तो अभी हमारी करंट रिक्वायरमेंट 2019 के अकाउंट्स है, तो इसका मतलब 19 के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन परचेज रिकॉर्ड नहीं। तो अगर आज की डेट पर हम परचेजेस बढ़ाते हैं तो परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो परचेज डेबिट होने से एक तरफ तो क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट में कमी आएगी। दूसरी तरफ ये जो इनवॉइस है ये हमारे ऊपर क्या क्रिएट करेगी? लायबिलिटी। तो आपके जो ट्रेड पेएबल्स के बैलेंस है उसमें 5.8 मिलियन या 5,800 रुपीज इन 1000 के अंदर क्या होगा? इजाफा हो जाए। तो पहली एडजस्टमेंट किस पर? ट्रेड पेएबल्स पर। एक काम करते हैं ना, इस 9,360 को उठाते, साथ साथ को एक जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम तो इतना है नहीं, क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू कर दें। स्टेटमेंट ऑफ करेक्शन इन प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ करेक्शन इन प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर करेक्शन। रुपीज इन 1000। ठीक है जी, रुपीज इन 1000। अच्छा, मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ? मल्टीपल रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। मल्टीपल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि एंट्री मांगे तो एंट्री बनाना आनी चाहिए, करेक्शन मांगे तो करेक्शन आना चाहिए, इफेक्ट्स मांगे तो इसके इफेक्ट डायरेक्ट लेना भी आना चाहिए। ठीक है जी। तो प्रॉफिट बिफोर करेक्शन क्या है? 9,360। आपने सबसे पहली एडजस्टमेंट पास की, टोटल एडजस्टमेंट आपके पास क्या है? 8 है। इंक्रीज इन परचेज या इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेज का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बढ़ना।
क्योंकि अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त परचेज को 5,800 से ज्यादा रखते तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आती, ज्यादा आती। ठीक है ना। तो अच्छा जी, अब प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी, अब इसकी हम यहाँ पर हम साथ साथ क्या पास कर रहे हैं, एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या बनी, परचेजेस या सीओ जीएस डेबिट, क्या है इनवॉइस वैल्यू 5,800 रुपीज इन थाउजेंड में रख रहे हैं हम, 5,800 से डेबिट। और ट्रेड ट्रेड पेएबल क्रेडिट 5,800। ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड फिजिकल स्टॉक काउंट, भाई ये तो हो गया ना। अच्छा, ऊपर एक्सपेंस के बढ़ने से क्या हुआ, प्रॉफिट में क्या आ गई, कमी आ गई। तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट वन, ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट इंक्लूड अ थर्ड पार्टी स्टॉक ऑफ ₹1,320। क्या मतलब, ईयर एंड पर आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक की गिनती हुई है उसमें वो स्टॉक भी शामिल हो गया जो आपका नहीं है, जो कंसाइनमेंट में आपके पास आया हुआ है। मतलब थर्ड पार्टी का स्टॉक आपके पास रखा हुआ है जो आपने बेचना था उनका एजेंट बन के, या वो आपके पास किसी रीजन की बिना पर आया हुआ है, यानी अब तक आपने उसको वो स्टॉक क्या किया है, मतलब या तो वापस कर देना है या आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसको हम स्टॉक ऑन अप्रूवल का नाम भी देते हैं, कंसाइनमेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो या फिर आप बतौर एजेंट किसी का स्टॉक क्या कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। ठीक है जी। तो थर्ड पार्टी स्टॉक है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ज्यादा अमाउंट से बन गई, क्या करना है, उस एंट्री को कम करना है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त क्लोजिंग स्टॉक 1320 से ज्यादा लेस हो गया है, और जो एसओएफटी में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ है 15,320 से, उसमें 1320 क्या है, ज्यादा एसिड बने हैं। तो अगर हम आज एसओएफपी में से इन्वेंट्री की वैल्यू कम करना चाहें तो हम इन्वेंट्री अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट हमने किस पे लिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त लेस किया था। तो अगर हम इन्वेंट्री की वैल्यू को अंडर स्टेट कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओवर स्टेट करना है। तो एंट्री क्या बनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 1320। तो यहां पर भी क्या हुआ, नंबर 2 में भी क्या हो गया, इंक्रीज इन COGS ड्यू टू डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई, ओवर स्टेट हो गई। अच्छा जी, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स बेची हैं आपने क्रेडिट पर, ठीक है, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% were recorded at gross amount of ₹6.4 million। यानी आपने गुड्स बेची थी 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो आपने, आपको जो सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो इस वैल्यू का, इस ग्रॉस अमाउंट का 90% होनी चाहिए।
और आपने 100% वैल्यू पे क्या कर दी, सेल रिकॉर्ड कर दी। तो सेल की वैल्यू क्या करनी है, रिवर्स करनी है। कितने से, डिस्काउंट वाले अमाउंट से, ताकि ताकि 100% बैलेंस में से 10% डिस्काउंट वाला एलिमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, और आपका क्या कहते हैं, रेवेन्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, रेवेन्यू में कमी आ जाए और अकाउंट रिसीवेबल में कमी आ जाए। नहीं बेटा, 5 लाख तो बैलेंस बचेगा ना। एडजस्टमेंट कितने से पास करनी है, हम तो अभी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट इस 6.4 मिलियन का, अब पेपर में घुमाने के लिए वो आपको 6.4 मिलियन का 90% मिल सकता है, ताकि पहले आपको ग्रॉस अमाउंट निकालना पड़े डिवाइड बाय 0.9 करके, फिर उसका निकलेगा 10%। ठीक है, रिकॉर्ड ग्रॉस अमाउंट पे की है, लेकिन क्या पता है एग्जामिनर बताया आपको क्या, नेट अमाउंट। यहाँ तो उसने डायरेक्ट क्या बता दिया है, ग्रॉस अमाउंट, तो डायरेक्ट उसका 10% निकाल लेंगे। लेकिन पेपर में बता ही रहा है कि रिकॉर्ड ग्रॉस अमाउंट पे की है, लेकिन आपको ग्रॉस अमाउंट बता नहीं रहा। वो बोलेगा इट शुड बी रिकॉर्डेड एट नेट अमाउंट रुपीज 5.2। शुड बी, शुड बी का मतलब क्या, ये तो इसका मतलब हुई नहीं है ना, यही तो बात है ना, पिक करने अल्फाज एग्जामिनर। तो नंबर 3, सेल्स डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। $6,400 का 10%, 640। ठीक है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू कम होने से भी प्रॉफिट में कमी आती है। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, अब ये थोड़ा सा मसला आ रहा है। An unidentified credit of rupees 294,000 appearing in the bank statement। बैंक स्टेटमेंट में कुछ क्रेडिट हुआ है, जो आपके पास क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, an unidentified credit of rupees 294,000 appearing in a bank account was accounted for in a suspense account। यानी आपने उस बैलेंस को बैंक में डेबिट कर दिया, बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट किया हुआ था, आप क्या करोगे, अपना अकाउंट, यानी आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन वजह नहीं पता है कि बैंक बैलेंस बढ़ा क्यों है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ना, बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट किया तो आपने अपना अकाउंट क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। घुमाया हुआ ना अल्फाज, ये तो इस आई कैप की लैंग्वेज का तो गेम है सारा का सारा। लैंग्वेज वाला गेम समझ में आया तो कहानी खत्म है ना, देखो दोबारा पढ़ते हैं। एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट 2,94,000 का अपियरिंग, क्रेडिट कहां पे हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में, तो बैंक स्टेटमेंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हुई हुई है, वॉज अकाउंटेड, उस क्रेडिट को हमने अकाउंट कर लिया। तो बैंक के क्रेडिट ट्रांसफर्स को या बैंक की क्रेडिट एडवाइसेस को हमने अपने पास अपनी अमेंडेड कैश बुक में क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, क्योंकि अकाउंटेड फॉर लिखा हुआ आ रहा है। तो डेबिट करके बैंक तो डेबिट हो गया, लेकिन उस बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह भी तो अकाउंटिंग में आएगी ना, वजह मालूम नहीं है, तो क्या क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट। It was discovered that the credit was a settlement of old outstanding balance previously written off. The amount was net of 2% bank charges. ठीक है, क्या मतलब भाई, मतलब बड़ा आसान है कि माजी में जो था एक अमाउंट था जो आप बैड डेट के तौर पर रिकॉर्ड कर चुके थे, वो क्या हो गया, आपको रिकवर हो गया। It was discovered that the credit was a settlement of old outstanding balance previously written off. Bad debt recovery है आसान लफ्ज़ों में, क्या है,
द अमाउंट वाज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस। ठीक है, यानी जो अमाउंट ठीक है जी। अब लिखा हुआ क्या, दिस अमाउंट वाज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस। ये जो अमाउंट है 2% बैंक चार्जेस नेट ऑफ करने के बाद, इसका मतलब क्या, ये खुद 98% बैलेंस, ये बैलेंस 98%। तो ग्रॉस करेंगे, इनकम हमारी 98% असल, समझे, मतलब रिसिट हमारी 90%, इनकम हमारी 100% है, बाकी जो 2% है वो हमारा एक्सपेंस। हम दोनों बातें कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इस बैलेंस को डिवाइड करो 0.9x। देखो एक बात समझो, मैं इसको किस तरह सॉल्व कर रहा हूं उसको देखो। बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट किया 2,94,000 से, हमने भी अपना अकाउंट डेबिट किया 2 लाख, तो हमारा बैंक बैलेंस तो डेबिट हुआ हुआ है, लेकिन उसकी वजह कहाँ क्रेडिट हुई है, सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं, 294 से, लेकिन हमारी अदर इनकम जो है वो, हमारी रिकवरी कितनी, वो है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 98। तो हमने अदर इनकम क्रेडिट कर दी कितने से, 300 से। तो अगर सोचे जरा एंट्री, अभी इस वक्त ज्यादा टेंशन वाला वक्त नहीं है, सिंपल आप सोचें, बड़ा सिंपल करके, कि अगर इनकम 300 की है और रिसीव 294 हुए, तो 6 रुपए कौन ले गया, बैंक ले गया। वो 6 रुपए हमारा क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 6 रुपए रिडक्ट करके बैलेंस क्या किया, ट्रांसफर किया। तो रिसीव तो हमें 294 हुआ है, ठीक है, लेकिन मतलब बैंक में रिसीव 294 था, लेकिन पे करने वाले ने 300 दिए, तो रिकवरी हमारी असल में 300 की। तो इनकम हमने बनाई 300, तो फिर जो 6 रुपए कम मिले उसको हमने क्या बोल दिया, बैंक चार्जेस। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर बात तो है, लेकिन हम उसको दूसरा दिखा दें, बैड डेट रिकवरी। तीन सौ से बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नेट इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ेगा ही कितने से, 294 से। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस। अच्छा, a check of rupees 500,000 issued by a customer as an advance was dishonored and returned by the bank on 31 December 2019। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, तो उसकी एंट्री आपने बनाई होगी बैंक डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर यानी लाइबिलिटी या अदर पेएबल्स क्रेडिट। अब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, अदर पेएबल डेबिट कर दें, बैंक अकाउंट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। ठीक, यानी इस एंट्री का प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं। कितना एडवांस है, 500। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर बात अगर हम करें, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। अच्छा, ये भी एग्जाम नंबर जो 5 है उसका
नो इफेक्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन। उसके बाद लिखा हुआ क्या है आगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹900,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, out of which 200,000 pertains to owners residential premises. The policy is valid up to 30th June 2020। ठीक है भाई, यानी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किया है कितना, 9 लाख का, जिसमें 2 लाख तो क्या है ऑनर का है, यानी आपने 9 लाख को पूरा का पूरा क्या कर दिया एक्सपेंस मान लिया है। तो पहले तो क्या करें, एक्सपेंस को कम करें कितने से, 2 लाख से। फिर एक्सपेंस बचेगा कितना बेटा, 7 लाख। 7 लाख वैलिड है कब तक, 30 जून 2020 तक। तो 7 लाख का आधा कितना बनेगा, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख आपका क्या है, प्री पेड है। तो 3.5 लाख और 2 लाख कितने होते हैं, 5.5 लाख। यानी इसकी इंट्री अगर मैं कंपाउंड बना दूं तो जरा देख लें आप इस इंट्री, या दो हिस्सों में बना दें, सब छोड़ें, जिंदगी हमारी थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है जी, क्या करूं भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम कर दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम कर दिए 200 से। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम कर दिए 200 से। ड्राइंग क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 200 से। ठीक है, फिर 900 में से 200 निकालने के बाद टोटल एक्सपेंस कितना बचा, 700। 700 बिजनेस के लिए पे हुआ है, तो 700, 700 अगर बिजनेस के लिए पे हुआ है तो 700, 700 30 जून तक वैलिड है। आज आप कहाँ खड़े हैं, 31 दिसंबर 2019 के एंड पर। इसका मतलब क्या है, इस बैलेंस के अंदर 6 महीने का बैलेंस क्या है, प्रीपेड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिमाग बनाए, 900 रुपए की पेमेंट है इंश्योरेंस की, जिसमें से 200 की पेमेंट तो ऑनर के लिए हो गई, वो तो बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं है, कहानी खत्म। बची कितनी पेमेंट, 700। तो 700 की पेमेंट बिजनेस के लिए है। ठीक है, ठीक है जी। और क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। और ये पेमेंट वैलिड है कब तक के लिए, 30 जून 2020 तक के। इसका मतलब क्या हुआ, इस बैलेंस में से जो बिजनेस के लिए उसका हाफ बैलेंस जो है वो क्या है, प्रीपेड है। अब हम क्या करेंगे, एक एंट्री और बनाएंगे। वो एक एंट्री क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, 900 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 350। और प्री पेमेंट डेबिट 350। ठीक है, अब अगर इसका इम्पैक्ट लें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दो सौ प्लस 350, प्रॉफिट क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया 550 से। ठीक है, फिर उसके बाद an upgradation of a plant to improve quality and efficiency was completed on 1st July 2019 at a cost of ₹2.5 million। आपने एक प्लांट अपग्रेड किया है जिससे आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है और एफिशिएंसी भी आई है, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ओवरहॉलिंग भी कह सकते हैं इसको। द कॉस्ट वाज चार्ज टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। ठीक है जी, तो कॉस्ट आपने चार्ज किए, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस क्या कर दे, कम कर दे, एसेट डेबिट कर, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट
एक इसके साथ बस जैसे ही कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैपिटल है तो दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन। नीचे पढ़ेंगे पता लग जाएगा, क्वेश्चन इसके लिए हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। अच्छा, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कर दिया हमने 2500 से, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया 2500 से। आगे सेट में ऐसी कोई एंट्री मिलती जुलती दिख सकती है, दिख सकती है, दिख सकती है, ऐसे कोई मिलता जुलता होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाए, क्या पता। ठीक है जी, 12। अच्छा, तो ये आपके सामने आ गया। उसके बाद अब अगर हम नीचे पढ़ लें अदर इंफॉर्मेशन का लिखी हुई है, एनई यूजेस पीरियोडिक स्टॉक मेथड। सिस्टम पीरियोडिक है तब तक हम एंट्री पीरियोडिक की भरी बनाते बनाए। अच्छा, पता लगा हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, नीचे लिखा था परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। पीरियोडिक मतलब जिसमें हम इन्वेंट्री खरीदने को परचेज रिकॉर्ड करते हैं। द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये तो नया प्लांट है ना, और आरबीएम के तहत इस पे पहले साल रेट किस लगेगा, कॉस्ट पर, और डेट भी दी हुई है, डेप्शन भी कितनी चार्ज होगी, 6 महीने। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दे, पीपी क्या कर दे, क्रेडिट कर दे। ठीक है, इसका निकाला आपने 20% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 250, यानी डेप्शन चार्ज हो गई हाफ रेट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपका एक तरफ क्या हुआ, एडजस्टमेंट नंबर 7 के रेफरेंस से, एडजस्टमेंट नंबर 7 के रेफरेंस से डिक्रीज इन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कितने से, 2500 से। ठीक है, और इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 500 से। ठीक, एनआरवी से कर रहे हैं क्या हम, एक्टिव डेप्शन नहीं होगा। अरे भाई ये तो डायरेक्ट एसएफ पे ठीक करनी है ना, तो उस पर इम्पैक्ट किस पे देंगे, डब्ल्यू डीवी पर। क्योंकि अभी तो हम कोई प्रॉपर एंट्री थोड़ी बना रहे हैं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हमें बैलेंस चाहिए एसएफ में। तो अगर हम एक्टिव डेप्शन भी क्रेडिट कर देंगे तो हमें उससे मौजूद बैलेंस क्या करना होगा, कॉन्ट्रा के जरिए लेस ही करना होगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ये हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, चलें जी, ओके भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलें, अब ये है आखिरी एडजस्टमेंट, और कुछ एडजस्टमेंट बगैर बोले बनानी है। जैसे कि ऊपर जो ड्राइंग है, ऊपर जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो इस तरह की कुछ चीजें दिख रही हैं जो आपको खुद तलाश करनी है कि ये भाई क्या मसला हो गया। कुछ मसले क्या पता निकल जाए। टोटल सेल्स ऑफ रुपी ऑफ 26 दिसंबर 2019 एज पर सेल्स डे बुक was 167,000. This was posted in trade receivable control account as rupees 671,000. यानी ये बैलेंस डेटर के अकाउंट में कितने से गया है, 6,71,000 से। ट्रायल बैलेंस was balanced by taking the difference to suspense account. यानी ये एडजस्टमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस को मुतासर कर रही है। तो सेल्स डे बुक का टोटल ये है, सेल्स अकाउंट में ये बैलेंस गया है, सेल अकाउंट में गलती नहीं है। गलती कहाँ हुई है, जब इसको आपने पोस्ट किया रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल ज्यादा अमाउंट से क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अब अगर रिसीवेबल का कोई बैड डेट की एंट्री बनी हुई है तो वो भी ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ दिया नहीं गया। अगर मैं दूं आपको प्रोविजन का रेट, तो इसका मतलब प्रोविजन को भी करेक्ट करने की जरूरत है या नहीं। थोड़ा जाग जाए ना, मतलब दिमाग तो चलाए ना। बंद दिमाग के क्या फायदा है, इसका दिमाग तो खुलना ही चाहिए इस वक्त मेरे ख्याल से। ठीक है जी। अच्छा बताओ भाई,
डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों का डिफरेंस? 500 504। अच्छा अब 504 ठीक है जी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें, ट्रेड रिसीवेबल क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। जी बेटा, अगर बेड डेट का इम्पैक्ट है तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट। ठीक है जी। तो क्या था? 671 माइनस 167, डिफरेंस 504। ठीक है, अब आइए देखते हैं समझने के लिए अपने कि क्या सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हो गया है या नहीं हुआ। ठीक, मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करता हूँ। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस करंट बैलेंस है 4798। ठीक, अच्छा सबसे पहली एंट्री हमने बनाई कौन सी वाली? दो हिस्सों में आ रहा है वो एंट्री, अदर इनकम क्रेडिट सस्पेंस डेबिट 300 से, फिर मतलब सस्पेंस दो चीजें जुड़ रहा है यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, अदर इनकम के रेफरेंस लिखते हैं, कोई इशू नहीं। चलो सही है, सही है, जाने दो यार, इतना टाइम ही नहीं हमारे पास सोचने का भी यार। हाँ अदर इनकम क्रेडिट हो गए, अदर इनकम क्रेडिट हो गए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया 294। रेफरेंस दिया हमने यहाँ पर अदर इनकम का। ठीक है जी। उसके बाद जी बेटा, जी जी, क्या 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 कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो यार। कौन सी एंट्री? हाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया 504 से, और ट्रेड सी सस्पेंस जीरो, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट इज बैलेंस। लेकिन देयर आर स्टिल टू इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट, इम्प्लिसिट मतलब छुपी जो बनानी है। हाँ ड्राइंग, अब ड्राइंग बढ़ चुकी है, ड्राइंग के दो डबल इफेक्ट मिलकर आया। हाँ बैड डेट का कोई इफेक्ट नहीं है, अगर कोई प्रोविजन होता तो बैड डेट का इफेक्ट लेते, बोलेंगे तो मैं प्रोविजन अज्यूम करके करवा देता हूँ बैड डेट का इफेक्ट आखिर में, मतलब पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ फिर एक आधा इफेक्ट समझा दूंगा इसके अंदर। अच्छा अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ये जो आपका बैलेंस या डिस्काउंट शीट शो कर रहा है, ये गलती से इधर आ गया ना क्रेडिट साइड पर, तो इस हेड को क्लोज करें, ये हेड ही गलत है, ये इनकम बन जाना चाहिए था। तो इस हेड को क्लोज करें, डिस्काउंट रिसीव डेबिट करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर दें, क्रेडिट करें। डिस्काउंट सिर्फ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 480। ड्राइंग पहले से कितनी रिकॉर्डेड है? ले जा रहा हूँ यार, जल्दी किसी बात की। चलो ओके, बस अभी 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 फौरन करते। अच्छा आखिरी एंट्री कौन सी बनाई बाय द वे मैंने? सस्पेंस वाली, ओके। डिस्काउंट रिसीव 480। तो ये है अब आपका प्रॉफिट आफ्टर करेक्शन।
प्रॉफिट आफ्टर करेक्शन 9,360 माइनस 5,800 माइनस 1,320 माइनस 640 प्लस 300 माइनस 6 550 2500 माइनस 250 प्लस 480। बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, कैलकुलेट करें, शाबाश। 5,174 जवाब है यूसुफ का, 6,494 आंसर है तलहा का, और रिदा का आंसर आ रहा है 5,174 5174 ज्यादातर बच्चों का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कंसेंसस 5174 पे हुआ है। और जो अलग अलग किस्म के बैलेंस निकाल रहे हैं वो जरा आपने कैलकुलेटर यूज करने की स्किल्स पर जरा क्या करें, ध्यान करें। और इसी में से ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। ड्राइंग्स ऑलरेडी आपके पास कितने से मौजूद है, 1400 से। मजीद ड्राइंग बनी कितने से, 200 से। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 1600। तो नेट ऑफ ड्रॉइंग, आपका प्रॉफिट नेट ऑफ ड्राइंग्स 3574। 3574 आपका इस साल का प्रॉफिट नहीं, यानी इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का इफेक्ट है। मतलब कि आपका रिटेन अर्निंग बढ़ रहा है 5,174 से, करेक्ट होने के बाद ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, उसमें से ड्रॉइंग या डिविडेंड लेस हो रहा है इतने से, और फिर ये बैलेंस आपका नेट इफेक्ट है दोनों का मिलाकर। ठीक, तो इसकी भी बना देता हूँ मैं एडजस्टमेंट, क्योंकि आपकी ड्राइंग पहले ही 1400 से डेबिट हुई थी। ठीक है, जवाब दें। ड्राइंग आपकी पहले ही 1400 से क्या हुई है, डेबिट हुई है, सही। और 200 से और डेबिट कर दी, तो ड्राइंग का टोटल डेबिट बैलेंस कितना हो गया, 1600। अब आप क्या करें, ड्राइंग क्रेडिट कर दो 1600 से, मतलब ड्राइंग अकाउंट क्या कर दिया आपने, डेबिट से पहले 200 से बढ़ाया, डेबिट साइड 1600 हो गए। अब क्रेडिट कर दिया 1600, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और ड्राइंग का इम्पैक्ट किस पे पड़ गया, प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग बोल दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दें। यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मुराद मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यानी इसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग्स। अब इसकी ये सारे इम्पैक्ट लें तो आपकी एसएफपी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। यही असल काम। अब ये सोचना है कहाँ कहाँ इफेक्ट है, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो करेक्ट करके खाली बस प्लेस करना है, आपको एक्सपेंसेस वाले कोई इफेक्ट नहीं लेने, क्योंकि वो सारे इफेक्ट आप प्रॉफिट की करेक्शन में ले चुके हैं। तो वो वाला प्रॉफिट हटा दें, करेक्ट वाला प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करें, ड्राइंग क्या करें, लेस करें, आपकी एसएफपी बन जाएगी। ठीक है, बना देते हैं, बना लो, आप बना सकते हैं, जल्दी बना लें, 5 मिनट का टाइम ले, बना लेंगे। सवाल तो मैंने आप सबको भेजा है वैसे, तो अपने पास भी फाइल ओपन कर लें आप। आइए जरा मेरे साथ कंप्लीट कर लीजिए इसको। मैं हेडिंग वगैरह नहीं लगा रहा, वो तो आप लगा लेंगे, एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह, ठीक है ना। मैं इन शॉर्ट क्या कर रहा हूँ, आपको बैलेंसेस वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा, मैं एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिक्स एसेट एज गिवन कितने हैं, 22,590। तो आप कोई एडजस्टमेंट ऐसी बना रहे हैं जिसमें फिक्स एसेट की वैल्यू में चेंज आ रहा हो, ये आपको देखना है। तो फिक्स एसेट की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, जरा देखिएगा वो कौन सी एडजस्टमेंट की वजह से आ रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 7, पीपी की वैल्यू 2500 से बढ़ रही है, पीपी की वैल्यू 250 से कम हो रही है, मतलब पीपी की वैल्यू 90% से बढ़ रही है। 90%, 90% से कैसे, कि 20 का आधा रेट लगाया आपने, तो मतलब आप पीपी को 2500 से कैपिटलाइज कर रहे हैं, और 10% से आप 20 का आधा, यानी 10% से आप क्या कर रहे हैं, डेप्रीशिएट कर रहे हैं। तो जो बैलेंस बच रहा है वो 2500 का 90%। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, प्लस 2500 इंटू 0.9, तो अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आती है, 24,840। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री जिसके अंदर थर्ड पार्टी स्टॉक शामिल था,
15,320, 15,320 माइनस 1,320, तो 14,000 अब इन्वेंट्री का बैलेंस आपके पास आ रहा है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स की एडजस्टमेंट आएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास एज पर ट्रायल बैलेंस या एज पर ड्राफ्ट स्टेटमेंट 19,730। ठीक है, अब ट्रेड रिसीवेबल्स की जो एडजस्टमेंट हमने पास की हुई है वो हम जरा देख लें। सबसे पहले हमारे पास जो था वो ट्रेड पेएबल की एडजस्टमेंट आई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री का इफेक्ट हमने ले लिया 1320 से। उसके बाद सेल्स डेबिट 640 से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 640। एक इफेक्ट आया ट्रेड रिसीवेबल में 640 का। दूसरा जो सस्पेंस अकाउंट वाला इफेक्ट है, सस्पेंस अकाउंट वाला भी इफेक्ट इस पर आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स और कौन सी एडजस्टमेंट में आ रहा है? एडजस्टमेंट नंबर 8 में आ रहा है -504। बैलेंस क्या बचे? 18,586। उसके बाद एक नया हेड क्रिएट हुआ जो पहले से मौजूद नहीं था, उसका नाम है प्री पेमेंट। प्री पेमेंट आपके पास क्रिएट हुई है 350। अच्छा, उसके बाद कोई और एसेट जो क्रिएट हो रहा? कैश एंड बैंक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्या इम्पैक्ट? हाँ बिल्कुल, वो क्या कहते हैं आपका एक इम्पैक्ट है किसका? जो आपका डिसऑनर्ड चेक। कैश एंड बैंक 3,850। 3 करंट एसेट्स का सम। करंट एसेट्स का सम 36,286 और 61,126। नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटी कैपिटल। कैपिटल जो एज इट इज, हाँ 32,240। एड नेट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट 5174। करेक्ट नेट प्रॉफिट है 5,174। लेस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग 1600 यानी 1400 के ड्रॉइंग्स पहले 200 का उसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया, फिर 200 हमने इसमें से एडजस्ट करवा दिया, मतलब टोटल एडजस्ट करवा दिया। इक्विटी का बैलेंस 35,814। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स, ड्राफ्ट बैलेंस कितना है इसका? 17,332। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखते जाइए। ट्रेड पेएबल में इजाफा हो रहा है 5,800 से, 5,800 से बढ़ा दिया इसको आप, बस एक ही इजाफा है। कितना बैलेंस हो गया? 23,132। उसके बाद ट्रेड के बाद क्या आ रहे हैं? अदर पेएबल्स। अदर पेएबल्स आपके पास कितने हैं? 2,680।
अच्छा 2680 में इफेक्ट हम देख लें हमने कहाँ कहाँ अदर पेबल का टर्म इस्तेमाल किया। अदर पेबल डेबिट किया हमने 500 से। बैलेंस कम हो जाएगा 500 से। 2180। दो हजार एक सौ अस्सी। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? सस्पेंस अकाउंट भी क्लोज हो गया, डिस्काउंट शीट भी क्लोज हो गया, सब क्लोज हो गया, कहानी खत्म हो गई। पच्चीस हजार 312। ठीक है जी, ये एक समझ लें रिदम है IS 8 का, तो उसमें भी फैक्ट्स लेने होते हैं ना आप। लेकिन बच्चे ये वाला क्वेश्चन बड़ी मदद से सॉल्व कर ले होते हैं, और IS 8 का एक सिंगल इफेक्ट लेने में उनको मुख्तलिफ जगह पहुंचाने में क्या हो रहा था, परेशानी। हैरत अंगेज बात ये, क्योंकि उसमें बीच में आता है फॉर्मेट। अरे वाह, हमारा सोल्यूशन मैच हो। अरे कहीं बच्चों का जवाब यहाँ से तो नहीं आ रहा था? अच्छा, आपको पता ही नहीं था? आपको पता ही नहीं था? अरे वाह भाई, आपको कुछ पता ही नहीं। वही करवाने लगा। अब ये इम्पैक्ट हम ले रहे हैं किसका? IS 8 के साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का। लेकिन मगरिब करीब होने वाली है, नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला, हाँ, लेकिन अजान हो जाएगी फिर रीड करूंगा, बीच में रोकना पड़ेगा। नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको।